मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी जुड़ गए हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री के लिए अभिषेक सर से। और आप सभी का स्वागत है हमारे द गुरुकुल क्लासेस में। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ मस्त और अपनी पेपर की तैयारी कर रहे होंगे बहुत ही ज़ोर से। तो पहला चैप्टर हम बिल्कुल टॉपिक वाइज और हर एक पॉइंट की चर्चा करते हुए ख़त्म कर चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे दूसरे चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, उसको तो हम यहाँ बोलेंगे ही नहीं। तो ये मत समझना कि ये चीज़ छूट गई, उसको हम यहाँ नाम ही नहीं लेंगे उसका। और जो इम्पोर्टेंट है उसको हम थोड़ा डिटेल से बता देंगे, है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं ना। जैसा कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि जब हम बताने के लिए बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं तो फिर हम रुकते नहीं हैं। तो आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए, बीच बीच में हम बात भी नहीं करते हैं, सीधे कॉपी पेन उठाइए और लिखना शुरू करिए। तो आज का हमारा पाठ रहेगा विद्युत रासायनिक सेल। ये पाठ नहीं है, ये इसका एक टॉपिक है, पाठ है विद्युत रसायन, जिसकी परिभाषा बोलनी नहीं चाहिए लेकिन हम बोले दे रहे हैं क्योंकि ये पेपर में नहीं आएगी और आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। विद्युत रसायन चैप्टर का नाम है आपके विद्युत रसायन। इसमें आपको पढ़ना है वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन और रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कैसे होता है, इस विज्ञान में पढ़ा जाता है। तो इसमें कुछ इसके टर्म्स आते हैं, कुछ परिभाषाएं आती हैं, कुछ बैटरी आपको पढ़नी है। इसमें नेट्स समीकरण, सेल विभव निकालना कि कोई सेल में कितनी ऊर्जा है, कितने वोल्ट का है ना, ये सब जानते हो, यही सब इसमें पढ़ा जाता है। और इससे तुमको प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। तो प्रैक्टिकल के लिए जो बच्चे डर रहे हैं, प्रैक्टिकल के लिए आप बिल्कुल मत डरिए। जो बच्चे स्कूल में ये सोच रहे हैं कि हम इधर उधर से पढ़ेंगे, तो प्रैक्टिकल के नंबर अगर आपसे पैसे लिए गए हैं प्रोजेक्ट कार्य के, तो वो आपको नंबर देने पड़ेंगे और वो देंगे। प्रैक्टिकल का नाम आया इसलिए मैंने आपको बताया। कभी परेशान ना होइए, अपनी पढ़ाई करिए ऑनलाइन, यूट्यूब से, कॉपी से, गेस्ट से, पेपर से, है ना, जहाँ से मिले वहाँ से पढ़िए, पूरे में पूरे नंबर लाइए। केमिस्ट्री तो हमने हमारे बच्चे पढ़े हुए लेके आए 99, 97, 89, 85 ऐसे नंबर लेके आए। जो बच्चे बिल्कुल 85, 86 नंबर मैंने किसके बताए, जो बच्चे कायदे से केमिस्ट्री की मीनिंग भी नहीं जानते थे, उनको मैंने पढ़ाया और वो लेके आए। तो इस कॉन्फिडेंस से हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इसमें हमको पढ़ना है एक है काम विद्युत रासायनिक सेल। इसी को गैल्वेनी सेल भी कहते हैं। इसी से हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस दृष्टि से, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें कंबाइन होके हम एक साथ बता देंगे। विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनी सेल, इसी को सही कहते हैं। इसी को डेनियल सेल कहते हैं, डेनियल सेल, डेनियल सेल। अब इतना सब होने के बाद क्या करना है, इसको पढ़ना है। इसका चित्र बना दें, ज़्यादा समझ में आएगा। ये दो हमारे हो गए बक्से, इसमें एक हम सरिया डाल दें, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं, ये है हमारी इलेक्ट्रोड दोनों में। अब इलेक्ट्रोड जिसका लिया है, मान लो हमने इधर जिंक की छड़ ले ली, तो जिंक की छड़ इधर ली है, उधर जिंक का ही लवण भरेंगे। तो जिंक की छड़ के लिए हम जिंक सल्फेट का लवण भर देंगे, Zn विद्युत अपघट्ट इसको कहा जाता है, ZnSO4। ये तुम्हारा ZnSO4 हो गया। और ये हमारी जिंक की छड़ जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोड, और ये हो गई। अच्छा, इधर हमने ले ली कापर की छड़ का मतलब समझते हो, सरिया। 2 बाल्टी लो, उसमें एक तरफ जिंक की एक तरफ कापर की, सरिया गाड़ दो, ऐसे इसमें विद्युत अपघट्ट भर दो। विद्युत अपघट्ट जिधर कापर का तो उधर ले लो कापर सल्फेट CuSO4, बस हो गया। ये तुम्हारा एक अभी अर्ध, इसको कहते हैं अर्ध सेल। अब इसमें एक लवण सेतु लगा दिया जाता है। इसका क्या काम होता है अभी बता देंगे। जो इनके आयन टूटते हैं तो दोनों तरफ आयन की बैलेंसिंग के लिए, कि कम ज़्यादा आयन ना हो जाए ना, तो आयन को लवण सेतु इधर से, चाहे इधर कम हुए तो इधर से निकल के यहाँ चले गए, जब इधर कम हुए तो इधर से निकल के यहाँ चले गए। अब इनमें एक तार लगाते हैं। अब चीज़ समझो, अब एक तरफ जो तुम्हारे बाएं साइड है इसको लिख लो एलोन, इसको लिख लो CRRP,
दो शब्द याद कर लो, एलोन और CRRP। तो एलोन के लिए बच्चों ए से तुम्हारा हो गया एनोड, जो बाएं पक्ष में है वो कैसा होगा, एनोड होगा। क्या होगा बच्चों, एनोड। ये एल से जो है वो लेफ्ट साइड, लेफ्ट का मतलब बाएं साइड, जो बायां होगा वो एनोड होगा और उसमें ऑक्सीकरण होगा और वो निगेटिव होगा, है ना, निगेटिव। एन से निगेटिव का मतलब नकारात्मक, मैं ये कहना चाह रहा था, ये नकारात्मक आवेश का होगा। हो गया इतना। अब इस तरफ देखो, सी से कैथोड। अच्छा, कैथोड वैसे देखें कि विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड प्लस का होता है कि माइनस का, उसमें माइनस का होता है। बच्चों कमेंट करो, कमेंट किया करो जल्दी जल्दी। जो विद्युत अपघटनी सेल होता है उसमें काहे का होता है, माइनस का। इसमें काहे का होगा, प्लस का। आर से होता है अपचयन, रिडक्शन, अपचयन। इस आर से होता है राइट साइड, राइट का मतलब समझते हो, जो दाएं तरफ है वो कैथोड होगा और उसमें अपचयन होगा तथा वह पॉजिटिव होगा, मतलब धनायन होगा विद्युत रासायनिक सेल में। अब क्या करते हैं, ये जो तार निकले हैं अब इनमें एक काम होगा। अब हमको तुम बताओगे कि आवेश कहाँ से कहाँ को जाता है, प्लस से माइनस जाता है कि माइनस से प्लस जाता है। बताओ बच्चों, आवेश कहाँ से कहाँ प्रवाह करता है, प्लस से माइनस की प्लस से माइनस से प्लस। तो आवेश हमारा बच्चों प्रवाह करता है माइनस से प्लस। कैसे, समझो इसको, मैं समझा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब तुम भूलोगे नहीं कभी, और ये तुम्हारी फिजिक्स में भी काम देगा। ये है माइनस, माइनस का मतलब लड़की में केमिस्ट्री में आज से अगर हमसे जुड़ गए हो तो माइनस प्लस की जहाँ बात होगी उसको लड़की लड़का थोड़ी देर के लिए समझ लेना, है ना बच्चों। समझते बहुत कुछ हो, सब कुछ समझते हो तुम, है ना। ओ नानाई तो माटी ढोइए हो। चलो इधर देखो, तो ये जो आवेश है, आकर्षण है, सुंदरता है, वो कहाँ से कहाँ को चलती है भैया, किसके पास आकर्षण होता है, माइनस के पास। तुम्हारे पास है क्या कुछ हो, कलुआ मुँह के बंदर, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। आवेश सबसे ज़्यादा किसके पास होता है, सुंदरता सबसे ज़्यादा माइनस के पास रहती। हाँ, है ना, कितनी मज़ा आ रही है पढ़ने में सबको। तो ये माइनस आवेश आकर्षण आवेश किसके पास होता है, माइनस से। तो माइनस के पास से जाएगा कहाँ, कौन देखता है, माइनस को देखता कौन है, माइनस को कौन देखता है, प्लस। माइनस को देखते हैं कलुआ भैया, ये देखो। तो आवेश कहाँ से जा रहा है, माइनस से प्लस की ओर क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, माइनस से प्लस की ओर। दो बंदे खड़े हैं, एक माइनस का एक प्लस का, कौन किसको सुंदर लगेगा, माइनस को प्लस। बहुत आयत अपवाद स्वरूप नहीं बात कर रहे हैं, कभी कभी सिस्टम गड़बड़ हो जाता है ना। तो इतना समझ गए, आवेश कहाँ से जाएगा, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर खूब जा रहा है। लाइन अब क्लियर हो गई धीरे से। अब इसने लाइन क्लियर कर दी कि ठीक है हमारा चला गया आवेश तुम्हारे पास, अब तुम भी अब हमको कुछ दो। तो जैसे ही आवेश इसके पास गया, अब जो इसके पास आवेश चला जाएगा तो वो कुछ ना कुछ तो आवेशित होगा, है ना। उसको बढ़िया हम बड़े सुंदर, अब इसको ये लुटा देगा। धन 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 धारा धारा धन धन धारा, धन है जो अब धारा बहा दी उसने, काहे की, पैसों की, चॉकलेट की, गुलाब की। अभी हमसे ज़्यादा आप लोग ज़्यादा समझते होंगे क्या क्या दिया जाता है, आप लोग देने की उम्र में हो। तो वो उसने जो धन है, धन ने धारा बहा दी, किधर से, प्लस से माइनस की ओर धारा बहा दी। धारा का मतलब उसने धारा दी। अब बाकी और भी अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं है कि धारा काहे की बहा दी है ना, धारा बहा रहा है वो प्लस से माइनस की तरफ, समझ जाओ बस। तो आवेश कहाँ गया, माइनस से प्लस की ओर, धारा कहाँ से आई, प्लस से माइनस की ओर। अब इन दोनों में से कोई एक मर जाए, दोनों का प्रोग्राम चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, कोई एक ख़त्म हो जाए तो तुम्हारा सेल ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारा ये लेना देना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तुम इतने ऊट पटांग टाइप के आदमी हो कि जैसे ही कोई दूसरा तुमको दिखेगा कि तुम्हारा फिर सिस्टम शुरू हो जाएगा। दूसरे मतलब उसी आवेश का कोई दूसरा प्राणी दिखेगा तो
तो फिर तुम्हारा वही काम शुरू, लेना देना, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारी केमिस्ट्री और ये है तुम्हारा दैनिक जीवन। तो माइनस से प्लस की ओर क्या गए, इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश, तो उधर से क्या आ गई, धारा आ गई। ये धारा आ रही है, ये आवेश जा रहा है। यही तुम्हारा लगा दो बल्ब, ये जल गया बल्ब, तुम्हारे दिमाग का भी बल्ब जल जाता है जब धन जाता है ना। अब बाद में कहाँ तुम चले गए, फिर वही काम होता है कि तुम्हारी धारा चली जाती है। ये हो गया सेल। अब इससे हमको धारा, अब तुमको इसमें लिखना क्या है कि 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, बाएं तरफ हम जिंक की छड़ें देते हैं जिसमें जिंक ZnSO4 का विलयन भर देते हैं। बाएं तरफ जो होगा वो एनोड होगा, उसमें ऑक्सीकरण होगा और वह नकारात्मक प्रकृति का होगा, मतलब वो निगेटिव चार्ज होगा। और जो दाएं तरफ होगा वो कैथोड होगा, उसमें अपचयन होगा, तथा वो दाएं तरफ होगा और उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। ये हो गया तुम्हारा। और इसमें एक लवण सेतु लगा होता है जो आयनों की सांद्रता को बैलेंस करता है, तथा आवेश इसमें माइनस से प्लस की ओर जाता है और धारा प्लस से माइनस की ओर आती है, जिससे हमें धारा प्राप्त होने लगती है। अब इसकी सेल अपक्रिया कैसे लिखते हैं, इसमें ऑक्सीकरण कैसे होता है। ऑक्सीकरण का मतलब आवेश का बढ़ना, ऑक्सीकरण का मतलब क्या, ऑक्सीकरण का मतलब होता है आवेश का बढ़ना। तो आवेश का बढ़ना कैसे, Zn, ये कायम बदल जाएगा Zn+2 में, और जो कॉपर Cu+2 है ये बदल जाएगा Cu में। बस ये है ऑक्सीकरण, ये है अपचयन, बात खत्म। अब इसके बाद हम बच्चों चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। इलेक्ट्रोड विभव के बाद सेल विभव की चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रोड विभव होता है, दोनों को एक साथ समझ लो। यहीं चित्र भी बना, इसीलिए मैंने पहले चित्र बनाया था, समझ लो। अब जल्दी जल्दी समझो, स्पीड बढ़ाओ, जोश बढ़ाओ, है ना, ताकत बिल्कुल बढ़िया मस्त हिसाब से पढ़े लिखो। इलेक्ट्रोड विभव का मतलब होता है इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट्ट के बीच में उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड एवं विद्युत विभव के बीच उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट्ट के बीच में उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड, ये विद्युत अपघट्ट, दोनों के बीच में एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेल विभव। सेल विभव क्या होता है, एनोड एवं कैथोड, अब दोनों सरियों के बीच में, दोनों छड़ों के बीच में, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में उत्पन्न विभव को सेल विभव कहते हैं। दोनों छड़ों के बीच में उत्पन्न विभव को सेल विभव कहते हैं। और छड़ और वैद्युत अपघट्ट के बीच उत्पन्न विभव को सेल विभव नहीं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, कंफ्यूज ना होना। इसके बाद सेल विभव को निकालते कैसे हैं। सेल विभव होता है ई सेल, इनके बीच में अगर विभव निकालना हो तो ई सेल बराबर ई कैथोड, मतलब दाएं पक्ष में बाएं पक्ष घटा दो, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये हो गया। अब तुमको क्या करना है, अब हम तुमको सीधे एक चीज़ बता दें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों की परिभाषा देख ली, और ये सेल विभव, इससे 1 नंबर या 2 नंबर का सवाल पूछ सकता है, वो विकल्पी पूछ सकता है। अब इसके बाद तुमको विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल में जस्ट इसका उल्टा कर दो, जो प्लस का था वो माइनस का, जो दाएं था जो बाएं था, जो बाएं हो जाएगा, धारा दी जा रही थी धारा ली जाएगी, बस यही होता है। ये हो गया अंतर। अंतर एक बार मैं तुमको और लिख के मैं बता दे रहा हूँ, यही इसका इम्पॉर्टेंट है। दूसरे चैप्टर में विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनी सेल या डेनियल सेल की सेल अपक्रियाएं या इसका सचित्र वर्णन। इसके बाद 4 नंबर में विद्युत या 3 नंबर में पूछ सकता है। अंतर तो तुमको कम से कम आने चाहिए। विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर, विद्युत रासायनिक सेल और इधर विद्युत अपघटनी सेल में अंतर। इसमें लिखेंगे, इसमें एनोड माइनस होता है, इसमें एनोड प्लस होता है। इसमें कैथोड, और ये अंतर है, इसको ये ना समझना कि ये बार बार हम लिख रहे हैं। इसमें कैथोड प्लस का होता है ना, प्लस,
और इसमें होता है माइनस। ये हो गया इसका अंतर, ये 1 नंबर अंतर, ये 2 नंबर अंतर। 3 नंबर अंतर में हम देखेंगे कि इसमें बाहर से विद्युत दी जाती है, उसमें ली जाती है, इसमें ली जाती है विद्युत, इसमें विद्युत ली जाती है, ली जाती है, इसमें विद्युत दी जाती है। अब समझ जाओ कि इसमें कैथोड में अपचयन होता है, उसमें ऑक्सीकरण होता है, वो अपना लिख लेना। मतलब कुछ कुल मिला के 3 तो आने ही चाहिए। ये हो गए तुम्हारे अंतर, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता। तो अभी हमने देखा विद्युत अपघटनीय सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता, उसके बाद पढ़ेंगे तुल्यांकीय चालकता। तीनों चालकता पढ़ लेंगे। उसके बाद एक इसका सबसे, इसमें एक का नियम है कोल-राउस का नियम, उसको पढ़ लेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है। कोल-राउस के नियम को पढ़ने के बाद, कोल-राउस के नियम को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे नेट्स समीकरण। नेट्स समीकरण पढ़ने के बाद उसकी सहायता से सेल विभव निकालना और उसके कुछ न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद हम अब सेल की बात करेंगे, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, बैटरी, कितना तुम्हारा ईंधन सेल, और इसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी के बाद खत्म कर देंगे। तो मोलर चालकता क्या होती है? देखो बच्चों, मोलर चालकता किसी विद्युत अपघट्ट के, किसी विद्युत अपघट्ट के निश्चित आयतन में, निश्चित आयतन में एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों को मोलर चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं। ये हो गया तुम्हारा मोलर चालकता। इसका सूत्र देख लो, मोलर चालकता को लैम्डा एम से दर्शाते। कैसे दर्शाते हैं? लैम्डा एम से। लैम्डा एम का सूत्र हो गया कप्पा इंटू 1000 बटे मोलरता। यहाँ पर सांद्रता या सी भी लिख सकते हो। ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद हम विशिष्ट चालकता पढ़ेंगे। ये हो गई मोलर चालकता। अब पढ़ेंगे विशिष्ट। अच्छा, इनमें कोई भी पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट परिभाषाएं। अब पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता। विशिष्ट, इसमें पूछ सकता है मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध, तो भी यही सूत्र लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट में लिखे दे रहा हूं। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता में होगा विशिष्ट प्रतिरोध। सब बच्चों ने सुना होगा विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध एक सुना होगा और प्रतिरोधकता सुना होगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिलोम मतलब उल्टा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का उल्टा विशिष्ट चालकता कहलाता है। का उल्टा विशिष्ट चालकता कहलाती है। लैम्डा बराबर 1/ρ। ये रो होता है ना विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को लिखते हैं रोले। L/RA, लार, ला ए आर, लार। ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध का विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? उसके मात्रक को उल्टा कर दो तो तुम्हारी विशिष्ट चालकता का मात्रक आ जाएगा। इसका मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स।
ये हो गया इसका मात्रक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे तुल्यांकी चालकता। बच्चों क्या पढ़ेंगे? तुल्यांकी चालकता। यहाँ लिखे दे रहा हूं मैं, जब साफ किए दे रहा हूं। तुल्यांकी चालकता, ये नोट हो गया। और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, समझ के चलो। हम कुछ भी ऐसी चीज का नाम नहीं लेंगे जो नहीं पूछी जाती है। अब हम पढ़ेंगे तुल्यांकी चालकता। तो पहले परिभाषा सुन लो तुल्यांकी चालकता की। किसी विद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। किसी विद्युत, जैसे उसमें पढ़ा था कि एक मोल तो मोलर चालकता, एक तुल्यांक तो तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता किसी विद्युत अपघट्य के, किसी विद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार द्वारा प्राप्त चालकत्व, मतलब चालकता, तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तुल्यांकी चालकता कहलाती है। इसका भी वही देख लो सूत्र, लेम्डा ई क्यू, तुल्यांकी इक्विवेलेंट इसको कहते हैं। लेम्डा ई क्यू, लेम्डा ई क्यू क्या होता है? कुछ नहीं, जो मोलर चालकता होता है वही होता है, कप्पा इंटू 1000 और बटे यहाँ पर नॉर्मलता हो जाएगा बस, या यही सांद्रता भी कह सकते हो, या सी सांद्रता। ये हो गई 3 मेन इसकी परिभाषाएं। अब इसके बाद हम इसका कोलराउस पढ़ेंगे। कोलराउस के नियम पढ़ना है। कोलराउस का नाम सुने, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने वियोजन, मतलब जब पूर्ण होता है, मतलब प्लस माइनस में जब वियोजन होता है किसी वैद्युत अपघट्य का, तो उसके लिए एक नियम दिया था कोलराउस ने। तो उस नियम के लिए जब वियोजन पूर्ण हो जाता है, कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण का, अनंत तनुता समझते हो? जब प्लस और माइनस या दोनों की सांद्रताएं बराबर हो, अनंत तनुता पर, है ना। तो जब अनंत तनुता पर वियोजन पूर्ण हो जाता है तो इसमें उपस्थित तुल्यांकी चालकता का अपना योगदान। तुल्यांकी चालकता 2 प्रकार की, प्लस की माइनस की। तो तुल्यांकी चालकता का अपना योगदान होता है, अपना योगदान होता है। जितने आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ उतने आराम से पढ़ोगे तब भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोई बहुत तीर नहीं मारना है, कोई बहुत कठिन नहीं पूछता है, सालों से यही पूछता चला आ रहा है, सालों का यही काम है। तो तुम नए हो ना, इसलिए तुमको डर लगता है, कोई डरने की बात नहीं है। अपना योगदान होता है। इसमें देखो, इक्विवेलेंट तुल्यांकी चालकता यही होती है ना, इन्फिनाइट मतलब पूरी अनंत तनुता पर। प्लस का अपना योगदान, जैसे एक परिवार होता है उसमें प्लस मतलब आदमी का अपना योगदान और औरत का अपना योगदान, है ना। आदमी बाहर जाता है और जो वाइफ होती है वो घर में खाना बनाती है। ये है, ये तुम्हारा, ये हो गया कोलराउस का नियम और ये इंपॉर्टेंट है। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं, कोलराउस के नियम की सीमाएं भी हैं। फिर इसमें तुमको पढ़ना है फैराडे के विद्युत अपघटनी नियम, ये भी ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, इसकी सीमाएं भी देख लेना कि क्या क्या इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी सीमाओं में केवल दुर्बल विद्युत अपघट्यों की
चालकता ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे अनादर्श विलयनों का या अनादर्श विद्युत अपघट्य के विलयनों का तुल्यांकी चालकता नहीं ज्ञात कर सकते हैं, है ना, इसकी सीमाएं हैं। उसमें कोलराउच का नियम लगता है नहीं है। अब हम पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत अपघटनी नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, इन्होंने कुछ 3 नियम प्रतिपादित किए थे। अब 2 नियम हम तुमको पढ़ाएंगे। पहला नियम इनका प्रथम नियम, फर्स्ट नियम इनका है, फैराडे का पहला नियम है, जो कार्य होता है वो प्राप्त ऊष्मा के समानुपाती होता है। कार्य बराबर W समानुपाती Q। इसको जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तब आ जाएगा ZQ। क्या आ जाएगा? Z, और ये Q आवेश, वो ऊष्मा है, ये आवेश है। या इसको अभी ऐसे ही लिखे रहने दो, ये लो Q, Z Q, इसकी जगह लिख दो IT, Q बराबर IT। ये है इनका पहला नियम कि जब वियोजन या अपघटन होता है तो जो कार्य किया गया है वो ऊष्मा में बदल जाता है। और Z का तो मतलब जानते ही हो। और IT, I के हो गया धारा, T से हो गया समय। धारा की मात्रा के मुक्त पदार्थ, ये Z है जो ये मुक्त पदार्थ है, मुक्त पदार्थ। अब इनका दूसरा नियम था कि जब समान रूप से धारा बह रही हो, जब धारा स्वतंत्र रूप से बह रही हो तो, जब धारा स्वतंत्र रूप से बह रही हो तो मुक्त पदार्थ की मात्रा, मुक्त पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी द्रव्यमानों के समानुपाती होती है। ये पदार्थ की मात्रा मुक्त हो रही है, तुल्यांकी के समानुपाती होती है। तुल्यांकी द्रव्यमान या तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। तो E1 बराबर E1 बटे E2 बराबर I1 बटे I2, ये इनके नियम थे। इसी से न्यूमेरिकल पूछ लेता है, बस और कुछ नहीं है। T1 बटे T2 मतलब ये सब आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। समझ में आ गई बात? Z1 अपान Z2 हो गया। और W अपान W2 भी कर सकती हो, W अपान W2, इसी से न्यूमेरिकल देगा। कहा ये में संबंध दे दे, कहा इसमें संबंध दे दे, है ना, ऐसे करके ऐसे। तो ये इनके 2 नियम हो गए, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ना ज़्यादा कुछ तुमसे पूछेगा। अच्छा, E बराबर, इसको बराबर को हटा कर क्या आता है? E बराबर फैराडे और Z। फैराडे का मतलब समझते हो? 96,500, 96,500 आवेश कूलाम Q। और Z की जगह मुक्त पदार्थ की मात्रा हो तुमको देगा। अब तुमको मानक इलेक्ट्रोड विभव, कौन सा इलेक्ट्रोड विभव कल मैंने बताया भी था, जब मैंने संक्षेप में बताया था कि विद्युत रसायन में क्या क्या पढ़ेंगे, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव भी बताया था। जब 25 डिग्री या कमरे के ताप पर और 1 वायुमंडलीय दाब पर किसी रासायनिक सेल के सभी आयन या किसी रासायनिक सेल में प्रयुक्त सभी आयन की सांद्रता इकाई हो, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसकी परिभाषा हो गई। स्थिर ताप पर या कमरे के ताप पर एवं 1 वायुमंडलीय दाब पर जब सभी आयनों की सांद्रता इकाई होती है, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे देखो। अब हम पढ़ेंगे नेट्स समीकरण। क्या पढ़ेंगे? नेट्स समीकरण। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको केवल ऐसे ही देख लो, नेट्स समीकरण होता है ये अब इसको जो पढ़ना चाहो वो पढ़ लेना। नेट्स समीकरण, कोई नेट समीकरण को जैसे करके पढ़ता है, इसका सीधे सीधे देख लो ये होता क्या है। नेट्स समीकरण होता है ई सेल, मतलब ईएमएफ ज्ञात करना होता है तो ई नॉट सेल। इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो अभी बताएंगे।
माइनस 0.0591/2 टू की जगह एन भी लिख सकते हो इंटू लॉग उत्पाद। उत्पाद समझते हो, रिएक्शन के बाद वाली चीज ऊपर और रिएक्शन के पहले वाली चीज नीचे। उत्पाद बटे अभिकारक, इसी को m प्लस प्लस बटे n प्लस लिखते हैं ना, वही है। ये हो गया तुम्हारा नेट्स समीकरण। इस नेट्स समीकरण से सवाल कैसे लगते हैं ये भी देख लो। तुमको ऐसे कोई रिएक्शन दे देगा, कोई उदाहरण दे देगा। मैं तुमको एक उदाहरण दिए दे रहा हूं इसका। इसका एक उदाहरण देख लो बस। निकिल प्लस 2 मतलब ये बदल गया Na+2 में। निकिल प्लस 2 में बदल गया, और ये जहाँ आयन टूटेगा वहीं इसकी सांद्रता लिखी होगी 0.001 मोल। अब डबल डंडी का मतलब होता है ये हो गया एक अर्धशेल, ये बीच में तुम्हारा जो गैप है, इसके बाद दूसरा अर्धशेल। दूसरा अर्धशेल इसमें है Cu+2। Cu+2 बदल रहा है Cu में। अच्छा, इसकी सांद्रता यहीं दी होगी, सांद्रता है 0.1। अब इसको देखो हल कैसे करते हैं। अच्छा, इसमें तुमको अभी ये और दिया होगा Na+2 NiE0 बराबर, इसका मान तुमको दे रखा है, दिए नहीं इसमें। इसमें देखो, इसमें ये तुमसे पूछ रहा है, ठीक, ये पूछ रहा है, मतलब ये तुमसे ये नहीं पूछ रहा है, वो तुमसे पूछ रहा है E0 सेल, तुमसे ये पूछ रहा है। इसका मान दिए है EMF बराबर 0.59 वोल्ट। ये है तुम्हारा सवाल। इस सवाल के लिए क्या करना है, देखो यहाँ सबसे पहले हम अपना नेट समीकरण लिखेंगे। ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591/2 इंटू लॉग अभिकारक बटे उत्पाद। उत्पाद की साइड क्या लिखा है, ये 0.1 और 0.01 उत्पाद। अरे ये है, ये Ni से बन रहा है ना, ये ऐसे लिखा जाता है, जिस तरफ ये ऐसे हो Ni, ये अभिकारक था, उत्पाद बन गया 0.01/0.1। तो ई सेल इसका मान दिए है 0.59 बराबर। मैं सवाल इसलिए आराम से समझाता हूँ कि एक है दो सवाल है, वह तुमको 10 से 15 नंबर तक मैक्सिमम, अगर हार्ड टफ से टफ बनाएगा तो 10 से 15 नंबर तक घसीट के ले जाएगा, और उसके बाद यही सबसे आएंगे न्यूमेरिकल। इसलिए मैं न्यूमेरिकल को बहुत आराम से बताता हूँ, अभी मैं पूरा घसीट रहा हूँ, परेशान ना हो। इसके बाद ई सेल ये तुमसे पूछ रहा है, माइनस काटने का मन करे इसको काट लो, 591/2 लॉग। अब देखो इसको तोड़ते कैसे, ऊपर से ऐसे हटेगा तो नीचे दशमलव बढ़ेगा, log 1 इंटू लॉग, अच्छा इसमें माइनस जब बटे हटता है तो माइनस log 10, log 10 का मान 1, इसका मान 0.59 बराबर E0 सेल, ये इतना हो गया 0 और ये बचा -1, इसको ले जाओ इधर तो हो जाएगा +1, तो 1.59 बराबर E0 सेल आ गया। ये तुम्हारा आंसर आ गया। ऐसे तुमको सवाल लगाना, ये 4 नंबर में सवाल दे देता है, ये भी समझो। ये हो गया। अब इसके बाद तुमको पढ़ना है बैटरियां। सेल कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और ईंधन सेल। प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और ईंधन सेल। बस इसके बाद वैद्युत रासायनिक श्रेणी लास्ट टॉपिक होगा, फिर खत्म हो जाएगा।
ये हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद तुमको पढ़ना है विद्युत, नहीं मैं सेल की बात कर रहा था, सेल, रासायनिक सेल। मैंने विद्युत अब घटनीय सेल और रासायनिक सेल दो बताया, तो उनको छोड़ो। अब तुमको बैटरी या सेल के बारे में पढ़ना है, सेल या बैटरी। सेल या बैटरी हो गई तुम्हारी प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल का मतलब होता है यूज एंड थ्रो, एक बार प्रयोग किया और फिर उसको फेंक दिया, इसको कहते हैं प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल के लिए सबसे पहले देखो होते कौन कौन से हैं प्राथमिक सेल। शुष्क सेल पढ़े हो, शुष्क सेल, इनको डिटेल से नहीं बताएंगे हम क्योंकि नहीं पूछा जाता, केवल उदाहरण इनके देख लो। शुष्क सेल, मरकरी सेल, मरकरी सेल ये भी प्राथमिक सेल है तुम्हारा, मरकरी सेल, और ये तुमसे नहीं पूछेगा। द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल ये प्रैक्टिकल में भले तुम प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल के चित्र सीसा संचायक सेल या शुष्क सेल बनाते हो, है ना। द्वितीयक सेल में आ गया तुम्हारा सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, संचायक सेल। इसके बाद ईंधन सेल, ईंधन सेल तो H2O2 सेल है ना, हाइड्रोजन वाला H2O2 सेल, या और गोबर गैस ये भी ईंधन सेल होता है। ये हो गई तुम्हारी कुछ बैटरियाँ, इनमें से हम एक को नहीं बताएंगे क्योंकि ये एक भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो इसकी परिभाषा देखो, बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के, बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के आरोही या अवरोही क्रम में तत्वों की लिखी श्रेणी, बढ़ते हुए अपचयन विभव कह दो या घटते हुए ऑक्सीकरण के क्रम में लिखी श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती। कैसे? बढ़ता हुआ अपचयन विभव, तो जो नीचे को आएंगे वो बढ़ रहा होगा क्या, अपचयन। कैसे? लिखबा सर का नाम, यसाई का कि कैल्शियम, सर का नाम, मग, ये याद करने की ट्रिक होती, मग अल मंजन, ये हो गया तुम्हारा मैग्नीज Mn, मन जन जड़न, कर Cr, फिर कापर कोबाल्ट से निकाले, फी कापर कोबाल्ट, Sc स्कैंडियम, निकल निकिल। इसके बाद SnPb, ये याद कर लो SnPbH, H का हो गया ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, ये 0 होता है यहाँ, और ये अपचयन विभव तुम्हारा बढ़ रहा है और घट, ये बढ़ रहा है, इसको ऐसे दिखाओ, अपचयन विभव बढ़ रहा है, अपचयन विभव ये बढ़ रहा है ना, ये ऐसे। H के बाद जो आता है Cu, Hg, Au, ये सब आते हैं नीचे, और ऑक्सीकरण विभव इसका घट रहा है। तो वह श्रेणी जिस श्रेणी में अपचयन विभव का बढ़ता हुआ तथा ऑक्सीकरण विभव का घटता हुआ क्रम या आरोही अवरोही क्रम लिखा होता है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसके अनुप्रयोग पूछ लेगा, कापर सल्फेट के विलयन से धीरे धीरे कापर का रंग या कापर का हरा रंग कहाँ चला जाता है, जिंक मिलाने पर। तो जिंक मिलाने पर कापर सल्फेट का विलयन जो धीरे धीरे होता है वो अपना रंग इसलिए त्याग देता है कि जो जिंक है, जिंक देखो जिंक कहाँ है, नीचे, इसमें जो नीचे स्थित होता है वो उसको उसके ऊपर वाला प्रतिस्थापित कर देता है। तो ये जो जिंक है ये किसके ऊपर स्थित है, Cu के, तो ये जिंक Cu को कापर सल्फेट के विलयन से भगा देता है, इसको यहाँ से निकाल देगा, इसी के कारण हरा रंग था। जब ये हट जाएगा तो ये इसकी जगह आ जाएगा ZnSO4 और इसका कोई कलर नहीं होता। आ गई बात समझ में? इसलिए कापर सल्फेट का विलयन धीरे धीरे अपना रंग छोड़ देता है। ये तुम्हारी आज की क्लास। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लो, सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक G बराबर प्रतिरोध, इसका सूत्र कई बार अभी 2022-23 में पूछा जा रहा है बार बार, इससे न्यूमेरिकल मतलब प्रतिरोध इंटू चालकता, ये बड़ा अच्छा सूत्र है, सेल स्थिरांक G बराबर प्रतिरोध इंटू चालकता। बस, इसके अलावा इस चैप्टर में तुमको कुछ नहीं पढ़ना है, हमने आगे भी इसको सब खत्म कर दिया है। तो बच्चों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो
और जो आपको नहीं समझ में आया उसके लिए कमेंट कर दो। आगे की क्लास आपको चैप्टर 3 रासायनिक बलगत वो कल मिल जाएगी। और जितना हमने बता दिया केवल इतना ही पढ़ना है, इसके बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं आना है। तो चलिए ख़त्म करते हैं, बाकी क्लास कल करेंगे।